Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing the disorder of endocrine gland. Today we are discussing on adrenocortical insufficiency, also known as Addison disease. So let's start. First, we understand the what is the condition, what is the happening here. ठीक है, तो मेनली हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो एड्रीनोकोर्टिकल या हम कह सकते हैं कि जो कोर्टिसोल है, उस कोर्टिसोल हार्मोन का सफिशिएंट अमाउंट में जो है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाना ही क्या कहलाता है, एडिसन डिजीज़ कहलाता है या एड्रीनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो मेनली ये किसके अंदर आता है कि एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर में आएगा, क्योंकि मेनली जो उसका प्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हम बात करें तो टाइप्स की, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कोज भी इसी पे डिपेंड करते हैं, मेनली कोज जो है उसी के हिसाब से इसको जो है टाइप्स में क्लासीफाई भी किया गया है कि व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज़ द कॉजेटिव मैकेनिज्म, उसी के अकॉर्डिंग इसको जो है टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करें प्राइमरी कोज, तो 80 to 90% तो जो है वो प्राइमरी कोज ही है। ठीक है, 80 to 90% जो कंडीशन हो रही है वो जो है प्राइमरी कोज ही हो रहा है। प्राइमरी कोज मतलब कि डायरेक्ट जो इम्पेक्ट है वो एड्रिनल ग्लैंड पे, इन्फेक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हो। ठीक है, या फिर अगर किसी को बहुत टाइम तक जो है इन्फेक्शन रहा हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, इस तरह के जो है इन्फेक्शन अगर रहते हैं, सीवियर इन्फेक्शन, तो उसका इम्पैक्ट आता है डायरेक्ट एड्रिनलिन ग्लैंड के फंक्शनिंग पर, और एड्रिनलिन ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, और वहाँ से जो सफिशिएंट अमाउंट में कोर्टिसोल प्रोडक्शन होना चाहिए वो सफिशिएंट अमाउंट में कोर्टिसोल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो है डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो और कोज हो सकते हैं प्राइमरी कोज, उसमें हम बात करें कि यूज़ ऑफ द मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा टाइम तक एंटी कोआगुलेंट मेडिसिन यूज़ करता है या एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन जैसे फेनिटोइन या फेनोबार्बिटल या एंटीबायोटिक जैसे रिफाम्सिन या एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग है, तो इनको जो है अगर लॉन्ग टाइम तक कोई यूज़ करता है तो उनकी वजह से क्या होने लगता है, सप्रेशन होने लगता है, और एडिक्वेट अमाउंट में जो है कोर्टिसोल हार्मोन वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, और कोज हो सकता है कि कोई अगर सर्जिकली, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन में हमने पढ़ा, तो वहाँ पर जो है एड्रिनलिन ग्लैंड का रिमूवल कर दिया जाता है, तो क्योंकि जब एड्रिनलिन ग्लैंड रिमूव हो जाएगी तो उससे कोर्टिसोल वहाँ पर रिलीज़ नहीं होगा। तो अगर किसी को इस तरह की कंडीशन है कि उसका एड्रिनल ग्लैंड रिमूवल कर दिया गया सर्जिकली, तो उसकी कंडीशन की वजह से भी जो है एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है, ये सारे कोज हो जाते हैं प्राइमरी कोज के, या प्राइमरी हम कह सकते हैं कि एडिसन डिजीज़ के। ठीक है, सेकेंडरी कोज में क्या आ जाता है कि जहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो एड्रिनल ग्लैंड में ना हो करके उसके अलावा कहीं और पर होगी। ठीक है, जैसे हम बात करें कि इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच, तो एसीटीएच जो है वो कहाँ से रिलीज़ होगा, मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिसका स्टिमुलेशन से ही एड्रिनल ग्लैंड से जो है कोर्टिसोल वो प्रोड्यूस होता है। तो एसीटीएच जो है वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एसीटीएच का सिक्रीशन है वो नहीं हो पाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो एसीटीएच है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनलिन ग्लैंड को, तो वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से जो है क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंसी हो जाएगी एड्रिनोकोर्टिकल की। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर है, मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्यों है पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम, क्योंकि ट्यूमर हो सकता है वहाँ पर, या कोई और दूसरा इन्फेक्शन, एबनॉर्मलिटी, इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, थर्ड हम बात करें टर्शरी कोज जो है, या टर्शरी इसका टाइप हम माने तो
तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन हो जाता है CRH। ठीक है, क्या है, एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन है CRH, जिसे हम कहते हैं कोर्टिकोटोरपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कोर्टिकोटोरपिन रिलीजिंग हार्मोन ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ये कहाँ से रिलीज़ होगा, ये रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो CRH को जो है वो रिलीज़ करता है, ये जो है स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ACTH को प्रोड्यूस करे। फिर ACTH जो है वो किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड को, ताकि एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो कोर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि CRH जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है CRH स्टिमुलेट करता है, वहाँ से CRH जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करता है, वो स्टिमुलेट करता है ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH को प्रोड्यूस कर सके, और ACTH फिर जा कर के एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वहाँ से कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हाइपोथैलेमस का फंक्शनिंग में एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि ब्रेन इंजरी हो सकती है या ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तो इन सब कोज की वजह से हाइपोथैलेमस से CRH जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, रिलीज़ नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ACTH नहीं रिलीज़ होगा, और उसका ओवरऑल इम्पेक्ट कहाँ चला जाएगा, एड्रेनलिन ग्लैंड पे, कि वहाँ से कोर्टिसोल रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए होंगे आपको कि तीनों प्राइमरी में जो मेनली प्रॉब्लम है वो एड्रेनलिन ग्लैंड में है, सेकेंडरी में जो प्रॉब्लम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में है, और टर्शरी में जो प्रॉब्लम है वो हाइपोथैलेमस में है। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा हम बात करें तो और इसके कोज क्या हो सकते हैं, तो इसका कोज एक ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो भी प्राइमरी कोज में आएगा ऑटो इम्यून एट्रोपी ऑफ द एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से एट्रोपी हो रही है एड्रेनलिन ग्लैंड में। ठीक है, और उसकी वजह से एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो सफिशिएंट कोर्टिसोल को रिलीज़ नहीं कर पाती। तो मेनली सबसे मेजर यही है, मतलब 80 to 90% तो केसेस यही देखने को मिलेंगे, बाकी 10 to 20% केसेस जो हैं वो सेकेंडरी या टर्शरी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फैटिक जो है, जर्नल वीकनेस, ये देखने को मिलती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ये सब देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन होगा यहाँ पर, यानी कि जो है यहाँ पर मेलिना जो एक इम्पोर्टेंट जो है एलिमेंट होता है, जो हमारे स्किन के कलर को मेंटेन रखता है, तो हमारे पिगमेंटेशन को मेंटेन रखता है, तो उसके जो है उसमें भी चेंजेस होगा, और उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन बनेगी। अब हाइपर पिगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा, कॉमनली अराउंड द स्कार, स्किन क्रैशेस, जैसे नकल की हम बात करें तो नकल रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और म्यूकस मेम्ब्रेन, गम्स, वेटिलिगो जो है वो इसका अपोजिट है। कई बार जो है लॉस ऑफ पिगमेंटेशन होने लगता है, तो वेटिलिगो रेयर कंडीशन है जो देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा और साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग ज़्यादा होगी, कई बार डायरिया हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, डेजीनेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिहेवियरल चेंजेस, मूड चेंजेस, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, और पुअर कंसंट्रेशन, क्रेविंग फॉर द साल्ट फूड, यानी जो है हमको नमकीन ज़्यादा खाने का मन करता है, नमक ज़्यादा खाने लगते हैं। ठीक है, और उसके अलावा लो ब्लड शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। सिम्टम यूनिक टू वुमन, यानी स्पेसिफिक ये जो है ये सिम्टम अभी तक हमने पढ़े, ये मेन और वुमन में कॉमन रहेंगे, बट कुछ स्पेसिफिक सिम्टम है जो मेन के अंदर वुमन में दिखाई देंगे, जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स एंड डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम इसमें हो सकते हैं। अगर हम देखें इन्हीं को डायग्राम के उससे, तो यहाँ पर स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन होगा। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस, वेट लॉस देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ये सारे साइन एंड सिम्टम। ठीक है, एक कंडीशन होती है जो इसका कॉम्प्लिकेशन है, एड्रेनलिन क्राइसिस, यानी कि जब बहुत ज़्यादा टाइम तक
जो है कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से क्राइसिस की कंडीशन बन जाती है, यानी अचानक पेशेंट को जो है वो एक डेंजर कंडीशन में चला जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाता है। तो उसके साइन एंड सिम्टम यहाँ पर होते हैं फीवर, सिनकोप, कन्वल्जन, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोनाइट्रेमिया, सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है। तो ये सारे हो सकते हैं। एक स्किन में जो है हाइपर पिगमेंटेशन और वेटिलिगो देखने को मिलता है, यानी कि जो स्किन हमारी पूरी वाइट हो जाती है, कुछ जगह से बीच में ऐसा लगता है कि जैसे धब्बे बन गए हों, तो वो उस तरह का जो है वेटिलिगो का कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होंगे। तो मेन जो है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री कलेक्शन, एक मिनट रुकिएगा। सॉरी फॉर टेक्निकल एरर। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, ठीक है। तो असेसमेंट या डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की हम अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो हिस्ट्री कलेक्शन की, क्या उसमें हिस्ट्री रही है, फिज़िकल एग्जामिनेशन, ACTH स्टिमुलेटिंग टेस्ट किया जाता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें जो भी हमने फाइंडिंग देखी है स्किन के रिगार्डिंग GI सिम्टम, तो उसमें कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन में हम जो सिम्टम्स हो सकते हैं एडिशन डिजीज़ के वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। ACTH स्टिमुलेटिंग टेस्ट जो है वो क्या होता है कि राइज इन कोर्टिसोल लेवल आफ्टर ACTH इंजेक्शन, यानी कि जैसे ही पेशेंट को ACTH का इंजेक्शन दिया जाता है उसके बाद कोर्टिसोल का लेवल जो है उसके अंदर अगर बढ़ रहा है तो मतलब उसके अंदर क्या है, ACTH की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वहाँ से ACTH सफिशिएंट अमाउंट में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। दूसरा एक और किया जाता है CRH स्टिमुलेटिंग टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कंडीशन टर्शरी है यानी कि हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जो है CRH वहाँ से प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो CRH वहाँ से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इंक्रीज़ इन ACTH लेवल आफ्टर CRH इंजेक्शन, कि जैसे ही जो है कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन जो है कोर्टिकोटॉर्फिक रिलीजिंग हार्मोन वो जैसे ही यहाँ पर उसका कुछ अमाउंट जो है इंजेक्शन यानी आर्टिफिशियल मैनर से जो है इंजेक्ट किया जा रहा है तो उसके बाद ACTH का लेवल बढ़ने लगता है, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये जो है इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम जो है वो हाइपोथैलेमस में यानी टर्शरी प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी जो है जब हम नॉर्मली ब्लड के अंदर फाइंड आउट करेंगे तो अगर ACTH और CRH का लेवल अगर नॉर्मल आ रहा है तो फिर देखा जाता है कि जो प्रॉब्लम है वो किसके अंदर है, वो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम है, यानी कि सिर्फ अगर कोर्टिसोल का लेवल कम है, ACTH और CRH का लेवल अगर नॉर्मल है मतलब प्राइमरी कोज है। अगर जो हम देखते हैं कि ACTH का लेवल कम हो रहा है तो सेकेंडरी कोज है, और हम देखते हैं कि CRH का लेवल कम है और वो CRH के इंजेक्शन के बाद ACTH का लेवल बढ़ रहा है मतलब टर्शरी कोज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है अदर फाइंडिंग जैसे कि जो साइन एंड सिम्टम में देखने को मिलता है इसमें कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बन रही है, सोडियम का लेवल कम हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है ना, अगर सीरम पोटेशियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, हाइपरकैलेमिया हमको देखने को मिलता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन में, या इंक्रीज WBC काउंट या ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सब भी जो है कंडीशन हो सकती है एडिशन डिजीज़ की, ठीक है। और अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जैसे ट्यूमर वगैरह है तो उसको हमको फाइंड आउट करने के लिए CT स्कैन और MRI किया जाता है, ठीक है। तो वही हम सस्पेक्ट करेंगे कि कहाँ पर है,
ठीक है। अगर प्राइमरी कोज है तो एड्रेनलिन ग्लैंड का जो है वो इमेजरी टेस्ट होगा, अगर सेकेंडरी है तो फिर ब्रेन का ही होगा, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों वहाँ पर है तो वो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर ब्रेन का होगा सेकेंडरी और टर्शरी कोज अगर हमको सस्पेक्ट होता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग सर्कुलेटरी शॉक, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अगर किसी को कंडीशन यहाँ पर इस तरह का मिल रहा है कि क्राइसिस की कंडीशन है या पेशेंट को जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, हाइपोटेंशन है, तो उसको मैनेज करना ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिस्टोरिंग ब्लड सर्कुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिंग आईवी फ्लूइड एंड द कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो ये सारे एडमिनिस्टर किए जाएंगे। फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग ऑफ द वाइटल साइंस एंड प्लेस द पेशेंट इन द रिकमेंडेड पोजीशन विल द लेग एलिवेटेड, ठीक है। तो ऐसा हमको लगता है कि पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, तो उसको तुरंत हम क्या करेंगे, रिकमेंडेड पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, यानी उसका सर जो है वो नीचे की तरफ रहेगा और हेड एंड जो लेग एंड जो है उसका यानी कि पैरों की तरफ से उसको अपर जो है हम उसकी पोजीशन रखेंगे, ठीक है। तो रिकमेंडेड पोजीशन दी जाती है ताकि उसके शॉक को जो है हाइपोवोलेमिक शॉक को प्रिवेंट किया जा सके। सेकंड जो है हाइड्रोकोर्टिसोन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय आईवी फॉलोड बाय द 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ठीक है। एंटीबायोटिक में बी गिवन इफ इन्फेक्शन हैज़ प्रेसिपिटेड एड्रेनलिन क्राइसिस इन द पेशेंट विद द क्रोनिक एड्रेनलिन एफिशिएंसी, ठीक है। तो अगर पेशेंट को जो है किसी सीवियर इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो रहा है तो उसको जो एंटीबायोटिक जो उसका थेरेपी है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो वो चल ही रहा होता है उसको, ठीक है, तो उसको वो सारी मेडिसिन भी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओरल इनटेक में भी इनिशिएट एज सून एज टॉलरेटेड, यानी कि पेशेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमको ओरल इनटेक भी प्रोवाइड कराना है अगर उसको नोज़िया वोमिटिंग की कंडीशन उसकी स्टेबल हो गई है, यानी पेशेंट जो है नोज़िया वोमिटिंग नहीं कर रहा है, या अगर कर रहा था तो उसको जो भी हमने एंटी एमेटिक मेडिसिन दी है ओंडास्टोलिन वगैरह और उसके बाद वो स्टेबल हो गया है तो उसको फिर हम ओरल इनटेक भी देंगे। IV fluid at gradually decrease after over fluid intake is adequate to prevent the hypovolemia, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मेन यही करना है कि IV फ्लूइड को धीरे धीरे कम करना है और ओरल फ्लूइड को हमको इम्प्रूव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओरल इंटेक करवाना है, ठीक है। If adrenaline gland does not regain function, the patient need lifelong replacement of corticosteroid and mineralocorticosteroid to prevent recurrence of adrenaline insufficiency, यानी कि अगर परमानेंटली ऐसा कुछ कोज है कि एड्रेनलिन डैमेज इतना परमानेंट हो चुका है कि वहाँ से कोर्टिसोल अब जो है कभी भी वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कंडीशन के लिए पेशेंट को जो है लाइफ लॉन्ग उसको जो है आर्टिफिशियली जो है रिप्लेसमेंट करना होगा कोर्टिकोस्टेरॉइड और मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का, यानी कि उसको जो है हमेशा इसको जो है इंजेक्शन के थ्रू या टैबलेट की फॉर्म में जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम प्रोड्यूस और प्रोसीजर और सिग्निफिकेंट इलनेस एडिशन सप्लीमेंट्री therapy with glucocorticoid is required to prevent एडिसोनियन क्राइसिस, ठीक है। एडिसोनियन क्राइसिस जो है वही कॉम्प्लिकेशन कंडीशन है कि मेन जो है कोर्टिसोल वो हमारे बॉडी में फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम, स्ट्रेस की जो कंडीशन होती है, हमारी प्रॉब्लम वाली जो कंडीशन होती है, वहाँ पर एक तरह का डिफेंस या हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराने का उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन के साथ हम कोप कर सकें, जैसे फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन है, तो उन दोनों में जो है उसको हमको डेंजरस कंडीशन में हमको फाइट करने के लिए जो हेल्प करता है वो कोर्टिसोल करता है। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो कोर्टिसोल नहीं होगा रिलीज तो हम जो है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, और स्ट्रेस की कंडीशन को अगर हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी कि हमारा जो है स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, और स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो सिम्टम्स हैं जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है,
ठीक है। तो ये सब जो है फिर हाइपोग्लाइसीमिया होगा अचानक से, तो ये सब जो है फिर हमको क्या करेंगे कि कंडीशन को एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बना देंगे, इसलिए हमको क्या कह रहे हैं, एडिसोनियन क्राइसिस कह रहे हैं, ठीक है। In addition, the patient may need to supplementary dietary intake with the salt during the GI loss of the fluid through the vomiting and the diarrhea। तो अगर पेशेंट को ऐसा कभी भी होगा कि उसको वोमिटिंग हो रही है, उसको डायरिया हो रहा है, तो उस समय उसको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये भी क्या है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और वहाँ पर कोर्टिसोल रिलीज़ नहीं होगा। इसको जो है काउंटर एक्ट करने के लिए तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, पेशेंट को उसको एज सुन एज पॉसिबल उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है उसको आईवी फ्लूइड और जो है अगर ओरल इंटेक है तो साल्ट को लेना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं जो कि पेशेंट को ध्यान होने चाहिए और उसके मेडिकल मैनेजमेंट को हमेशा होते हैं। यहाँ पर एक और होता है कि जो है पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो हमेशा जो है एक बैंड उसको दिया जाता है, ठीक है। एक बैंड जो है उसके कहीं पर भी या इस तरह का कुछ आईडी उसको दे दिया जाए, जिसको वो अगर आईडी के साथ कंफर्टेबल है तो उसको आईडी हमेशा रखनी है, जिसमें उसका पेशेंट का नेम होगा, ठीक है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा फैमिली मेम्बर का। उसके अलावा उसको डिज़ीज़ वहाँ पर लिखा होगा कि पेशेंट को जो है वो एडिसन डिज़ीज़ है, ताकि अगर सडनली ऐसा कभी होता है कि पेशेंट को सडनली जो है वो अगर हॉस्पिटल ले जाया जाए तो उस कंडीशन में अगर उस हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर वो सेम हॉस्पिटल में जा रहा है तो ठीक है, बट अदर हॉस्पिटल में जा रहा है तो दोबारा उसको डायग्नोसिस फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह अगर उसको पता चला जाए कि एडिसन डिजीज़ है ऑलरेडी, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो है तुरंत उसको जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया जाता है, ताकि पेशेंट की कंडीशन ईजीली वो मेंटेन हो सके। इसलिए पेशेंट को यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि हमेशा अगर उसकी इस तरह की कंडीशन है, लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, कि अगर पेशेंट का जो है जैसे एड्रेनलिन ग्लैंड का रिमूवल हो चुका है, या इस तरह की कंडीशन है कि एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है कि वहाँ से जो है सफिशिएंटली कोर्टिसोल जो है वो रिलीज़ नहीं होगा, तो पेशेंट को, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लेना है, बट पेशेंट कभी अगर उसको टैबलेट को, इंजेक्शन को लेना भूल जाता है, कभी अपनी मेडिसिन नहीं ले पाता, पेशेंट को स्ट्रेस होती है और अचानक से अगर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है मेडिकल टीम हमेशा अलर्ट रहे। तो इस तरह का ब्रेसलेट, आईडी या बारकोड जो है वो हमेशा पेशेंट पे के पास अवेलेबल होना चाहिए। पेशेंट को भी इस तरह का एजुकेशन दे के रखना है कि हमेशा आपको जो है ये आईडी या ये ब्रेसलेट ये हमेशा अपने साथ रखना है, ठीक है। तो इस तरह के बारकोड, इस तरह के कह सकते हैं कि हम जो है हैंड ब्रेसलेट हो सकते हैं या आईडी सिस्टम आईडी हो सकता है, तो वो हमेशा पेशेंट अपने साथ रखे, ताकि इमरजेंसी जब भी हो तो उसके लिए वो एक अलर्ट का काम करे। और जो भी डॉक्टर जो भी उसको देखने आ रहे हैं, किसी अगर पेशेंट कहीं ट्रेवल करके दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पर अगर उसके साथ ऐसा कुछ हैपनिंग होती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, दोबारा जो है उसकी सारे इन्वेस्टिगेशन ना हो, ठीक है। वो डॉक्टर जो है वो डायरेक्ट कंसल्टिंग डॉक्टर जो भी रहेगा, क्योंकि उस आईडी में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी डॉक्टर का जो पेशेंट को देख चुका है पहले, जिसने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को, उसकी अभी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, ताकि वो डॉक्टर जो है डायरेक्ट उस पहले वाले डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सके और जो है पेशेंट की कंडीशन को ईजिली मैनेज कर सके, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अब, जिसमें नर्सिंग असिस्मेंट असिस्ट द patient regarding collect history and examination focused on the presence of symptoms of fluid imbalance and the patient level of stress. The nurse should monitor the blood pressure and the pulse rate as the patient move from a lying, sitting and standing position to assist for inadequate fluid volume। यानी कि पेशेंट को हमेशा डिफरेंट पोजीशन में ब्लड प्रेशर देखा जाए, ताकि फ्लूइड इम्बैलेंस की कंडीशन में हो सकता है पेशेंट सुपाइन पोजीशन में नॉर्मल हो, बट जैसे उसको स्टैंडिंग पोजीशन में लाया जाए तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो ये सब पेशेंट को फिर से जो है सडन बीपी फॉल हो सकता है और पेशेंट को जो है वो अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, सडन इंजरी हो सकती है गिरने की वजह से। तो इस कंडीशन में अलर्ट रहना है पेशेंट को। ब्लड प्रेशर रेगुलरली जो है उसको सुपाइन, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में असिस्ट करना चाहिए। ए डिक्रीज इन द सिस्टोलिक प्रेशर
may indicate the depletion of fluid volume especially if accompanied by the symptom। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर हमको देख रहे हैं कि सुपाइन पोजीशन और सिटिंग पोजीशन में वहाँ पर 20 mg और इससे ज़्यादा का डिफ्रेंशिएशन आ रहा है ब्लड प्रेशर में, मतलब पेशेंट को जो है कंडीशन नॉर्मल नहीं है, अभी भी उसको फ्लूइड जो है और रिक्वायर्ड है, उसका फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस वो अभी भी सफिशिएंटली नहीं हुआ है। ठीक है, द स्किन शुड बी assess for the change in the color trigger with the could indicate the chronic adrenal efficiency and hypovolemia। ठीक है, तो अगर पिगमेंटेशन के रिगार्डिंग चेंज है तो वो भी हमको असेस करने हैं। ठीक है, स्किन में जो है वो फाइंड आउट होगा। द पेशेंट इज असेस फॉर द चेंज इन द वेट, मसल्स वीकनेस, फैटिग एंड एनी इलनेस इट सेज डेट हैव द प्रेसिपिटेट द एक्यूट क्राइसिस। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम भी हमको जो है यहाँ पर असिस्ट होते हैं, तो इन सबको हमको मैनेज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन सकती है इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को भी हम नाम दे सकते हैं एडिसोनियन क्राइसिस रिलेटेड टू डिजीज़ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है, तो इसको हमको कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना वो हमारा प्राइमरी जो है वो यहाँ पर गोल हो जाता है कि पेशेंट को इस तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसके रिगार्डिंग हम पेशेंट की कंडीशन को एज सुन एज पॉसिबल डायग्नोज करेंगे। ठीक है, पेशेंट को जो है हम उसमें सफिशिएंट अमाउंट में जो है पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। पेशेंट को आईवी फ्लूइड दिए जाएंगे ताकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस किया जा सके। अगर साल्ट का रिक्वायरमेंट है तो उस तरह का साल्ट जो है पेशेंट को जो है एडमिनिस्टर करवाया जाएगा। देखा जाएगा कि उसके अंदर जो है हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन तो नहीं हो रही है, अदरवाइज़ उसको सोडियम आईवी भी देना पड़ सकता है। तो ओवरऑल जो है पेशेंट को अगर इस तरह का कंडीशन है तो उसको मैनेज करने के लिए जो भी सफिशिएंट इंटरवेंशन है वो सारे हम यहाँ पर इंटरवेट करेंगे ताकि पेशेंट को जो है वो एडिसोनियन क्राइसिस की कंडीशन डेवलप ना हो। ठीक है, सेकंड जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू नोजिया, वोमिटिंग एंड द फ्लूइड लॉसेस। ठीक है, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है कि अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू नोजिया, वोमिटिंग एंड द फ्लूइड लॉस। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया जाएगा फ्लूइड जो है पेशेंट को पहले आईवी फ्लूइड दिया जाएगा। अगर नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो वहाँ पर एंटीएमेटिक ड्रग दी जाएगी ताकि पेशेंट को जो है वो नोजिया वोमिटिंग कंट्रोल किया जा सके, जिसे ऑन्डेस्टेरोन दिया जाता है। ठीक है, और पेशेंट को अगर नोजिया वोमिटिंग कंट्रोल हो रहा है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, ओरल इनटेक जो है वो उसके लिए इनकरेज करेंगे ताकि पेशेंट को जो है वो सफिशिएंटली जो है उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस की कंडीशन में आ जाए, इम्बैलेंस को हम कंडीशन को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर हो सकती है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू हाइपोग्लाइसीमिया, वीकनेस एंड द डिजीज कंडीशन। तो यहाँ पर जो नर्सिंग गोल होगा हमारा टू इम्प्रूव द पेशेंट एक्टिविटी टॉलरेंस। ठीक है, इंटॉलरेंस को टॉलरेंस में हमको कन्वर्ट करना है टू इम्प्रूविंग द पेशेंट एक्टिविटी टॉलरेंस। ठीक है, एंड प्रोवाइड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज एंड द एनर्जी टू परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर इंटरवेंशंस क्या होंगे, यहाँ पर सबसे पहले असेसमेंट ऑफ द ग्लूकोज लेवल। ठीक है, पेशेंट का जो है रैंडम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, ग्लूकोज मॉनिटरिंग किया जाएगा। उससे पता चलेगा कि पेशेंट को जो है यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। ठीक है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया फाइंड आउट हो जाता है तो पेशेंट को जो है वो 5% डेक्सट्रोज या जो भी कंडीशन है, कितना उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम है तो 25% ग्लूकोज भी पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको 5%, 10% जैसा भी प्रिस्क्राइब किया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, उतना उसको जो है ग्लूकोज हमको आईवी देना है। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को जब ये फाइंड आउट हो जाता है उसके बाद पेशेंट को जब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, पेशेंट को अगर नोजिया वोमिटिंग नहीं है तो पेशेंट को आईवी जो है हम ग्लूकोज वो प्रोवाइड करा सकते हैं, डाइटरी ग्लूकोज प्रोवाइड करा सकते हैं। और उसके बाद फिर पेशेंट को जो है वो विद द हेल्प, पेशेंट को ऐसा नहीं है कि सडनली अगर उसका ब्लड प्रेशर वगैरह हमको देखना है नॉर्मल होता है तो फिर हेल्प करते हैं ताकि पेशेंट अपना डेली एक्टिविटी जो है वो मैनेज कर सके। नेक्स्ट है नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू एजुकेशन, लो एजुकेशन लेवल एंड एल्टर मेंटल स्टेटस। अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया और ये क्राइसिस है तो उसका मेंटल
जो है डिस्टरबेंस भी हो जाता है कई बार पेशेंट को, स्ट्रेस क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो इन कंडीशन में उसको नॉलेज, फैमिली को नॉलेज देना ज़रूरी है कि इनको अगर ऐसा कभी होता है, इनके साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें, स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना जो है उनको वहाँ पर देखने को मिले, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमेशा पेशेंट के पास रहे। तो ये उसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है डाइटरी में उनको क्या रखना है, किन चीज़ों को डाइटरी इंटेक सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, सॉल्ट का इंटेक कैसे रखना है और मेडिकेशन किस तरह से टाइम टू टाइम लेनी है। हमेशा अगर पेशेंट बाहर जा रहा है तो ब्रेसलेट पे जो है वो एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी ब्रेसलेट पेशेंट ने पहना है कि नहीं, उसके रिगार्डिंग हम कंप्लीट हेल्थ एजुकेशन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस और उस तरह से नर्सिंग इंटरवेंशन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये आपको जो है लिखना भी है कॉपी में, आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बता दिया गया है, गोल और इंटरवेंशन भी डिस्कस कर ली गई है, उनको आपको लिखना है ताकि आपको ये जो है अगर डिजीज़ आती है एग्ज़ाम में तो आप वहाँ पर उसको लिख पाएँ, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट जो है हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की, जो भी बच्चे होमवर्क कंप्लीट करते हैं वो जो है उनके डायग्राम कॉपी के इमेज जो है वो मुझे शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही मेरा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर हो सकते हैं, तो पहला तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, यहाँ पर एडिसोनियन क्राइसिस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कई बार अगर जो है इसको अनट्रीटेड रखा जाए, कंडीशन को नेग्लेक्ट किया जाए तो कई बार पेशेंट को सडन जो है वो शॉक की कंडीशन की वजह से डेथ भी हो सकती है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर उसको सफिशिएंट मेडिकल इमरजेंसी और ट्रीटमेंट अगर नहीं मिल पाता है तो, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है एडिसन डिजीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है। मेनली जो है उसके सारे टाइप्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए गए हैं। एड्रीनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी के नाम से भी इसको जाना जाता है और एडिसन डिजीज़ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कुछ अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।